नमस्कार दोस्तों, मिस्टर शून्य चैनल के 10वें एपिसोड में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर मिस्टर शून्य से आपके दिए हुए सारे सवालों के जवाब जानते हैं। आपके जीवन में जो परेशानियाँ हैं और जो दिक्कतें आती हैं और आपका मन जो विचलित रहता है, उसके जवाब जानने के लिए हमने ये चैनल बनाया है। मिस्टर शून्य, पहला सवाल आपका ये है, लोगों को दूसरों को नीचा दिखाने में मज़ा क्यों आता है? मिस्टर क्यू, लोगों ने अपने जीवन में दूसरों को अगर नीचे दिखा करके मज़ा ढूंढना शुरू कर दिया है ना, तो इसका मतलब क्या है कि वह अपने जीवन में कामयाब नहीं है। जो व्यक्ति अपने जीवन में दुखी होता है ना, उसी को दूसरे को नीचा दिखा करके खुश होने का आनंद आता है। क्यों? क्योंकि वह अपने जीवन से दुखी है, इसीलिए वह दूसरे के जीवन में कमी निकालने का प्रयास कर रहा है। हर व्यक्ति की अपनी एक स्थिति होती है, मानसिक अवस्था होती है। उसी मानसिक अवस्था के कारण वह ये सोच रहा है कि जिस रास्ते से वह आगे बढ़ रहा है, उस रास्ते पर अगर उसको दुख मिल रहा है, तो वह उस रास्ते से यदि कोई व्यक्ति और आगे खुश दिखता है उसको, तो उसके अंदर एक ईर्ष्या वाली भावना जो है उत्पन्न होने लगती है। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि कोई भी व्यक्ति दूसरे को ज़्यादातर उसकी नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करती है। सकारात्मकता किसी की हमको ज़्यादा नहीं दिखाई देती, हम उसकी नकारात्मकता की ओर आकर्षित ज़्यादा होते हैं। क्योंकि इंसान के अंदर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों गुण होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है ना, वो नकारात्मक गुण का होता है। आप महसूस कीजिए कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, या आपके मैं शरीर के उदाहरण से समझाने का प्रयास करूं तो आपका पूरा शरीर अच्छा होगा, लेकिन यदि अंगूठे में चोट लगी होगी ना, तो आपका सारा ध्यान अंगूठे में जाएगा जी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी हमारे जीवन में नकारात्मक चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाली होती हैं, और यह उसी व्यक्ति के साथ होता है जो नकारात्मकता से पहले ही घिरा हुआ है, जिसके जीवन में उसका उद्देश्य क्लियर नहीं है। वह व्यक्ति नकारात्मकता की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है। इसीलिए पहले तो हमेशा ये चीज़ मैंने अपने सभी वीडियो में जोर दे करके कही है कि जब तक आप अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तक आप इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में फंसे रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति आपकी नकारात्मकता देख करके आपको नीचा दिखाने का प्रयास करता है, और यदि आप उसकी बातों से दुखी हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपने काम में जो है ना, कॉन्फिडेंस नहीं है आपको। लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनकी आप कितनी भी निंदा करो, लेकिन वह अपने काम में फोकस करते रहते हैं। जी हाँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो भी अपना विज़न है ना, वो क्लियर कर लिया है। उन्हें पता है कि वह कौन है और उन्हें कहाँ जाना है। तो यदि निंदा वाले गुण को यदि अपन समझने का प्रयास करें, तो इसकी सबसे बड़ी जो उपज होती है, वो मनुष्य के अहंकार से उत्पन्न होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप में अहंकारी है ना, तो वह किसी की सफलता देख करके खुश नहीं हो सकता। उसके अंदर का हमेशा गुण यही होगा कि वह दूसरे को नीचा दिखा करके खुद को सुपीरियर बनाने का प्रयास करता। कहते हैं ना कि किसी लकीर से बड़ा बनना हो, तो या कि उससे बड़ा बन जाओ, या कि उसको मिटा करके छोटा करो। तो जो मनुष्य का जो गुण होता है ना, खुद को बड़ा बनाने का नहीं होता, क्योंकि खुद को बड़ा बनाने में तो मेहनत लगेगा ना, संघर्ष लगेगा। जी जी जी। इसीलिए दूसरे को नीचा दिखा दो। तो अगर आप उसको नीचा दिखा दोगे तो आप बड़े हो जाओगे। जी यही साइकोलॉजी काम करती है लोगों के ब्रेन पर। जी। हालांकि इससे कुछ होता नहीं है, वो लोगों को लगता है कि हमने किसी को नीचा दिखा करके आनंद प्राप्त कर लिया। आप जिसके और जितना नकारात्मक होते हैं ना, तो उससे आपके ही लाइफ को प्रॉब्लम होती है, अच्छा। उस व्यक्ति को नहीं होती। अगर वो व्यक्ति आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है, आपकी बातों को अपने माइंड में ले ही नहीं रहा ना, तो जितनी नेगेटिविटी आपने उसकी तरफ फैलाई है ना, वो सारी आप पर रिफ्लेक्ट करने वाली है। अच्छा। इसीलिए किसी को बुरा बोलने से पहले ये चीज़ ध्यान रखना कि जितना आप उसको बुरा बोलोगे, यदि उसने उसको ग्रहण कर लिया तब तो ठीक है। यदि उसने उसको ग्रहण नहीं किया आपकी बुराई को, तो वो रिटर्न होकर के आपके वापस लगने वाली है। ओके। तो आप इससे दोनों आंसर आपको समझ में आ गए होंगे कि यदि कोई आपकी बुराई करे तो आपको क्या करना चाहिए, और यदि आप किसी की बुराई करने वाला नेचर रखते हो तो भी आपको संभल जाना चाहिए। जी। मिस्टर शून्य, हमारा जो दूसरा सवाल है, हमारे एक दर्शक ने हमसे पूछा है, पति परेशान करता है और मायके वाले भी उसी के साथ रहने को बोल रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या करें? किसी भी स्त्री के लिए यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि उसके जिस जीवन साथी का उसने चुनाव किया था, उससे उसको समस्याएं हैं, और इसके बाद भी उसके साथ रहने के लिए उसको बाधित किया जा रहा है, तो ये उस लड़की के लिए सोचने वाला विचार होगा जो अपने जीवन को बदलना चाहती है। जी। ठीक है। यदि इस स्थिति से आपको ऊपर आना है ना, तो पहले तो आपको इसमें आत्मनिर्भर बनना होगा।
भाई किसी भी स्त्री को यदि जब तक वह खुद नहीं कमा सकती अपने जीवन के लिए, तब तक तो उसको आधारित ही होना पड़ेगा। इसीलिए शिक्षा बहुत आवश्यक है स्त्रियों के लिए। शादी के पहले आप शिक्षित जरूर हों, लेकिन यदि अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो ही चुकी है आपके साथ, तो आपको ये फैसला करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बिना शिक्षा के भी आपको आपका जीवन चला सकते हैं। ठीक है, तो आप उस काम के बारे में पहले पता करिए, और जीवन भर दुख झेलने से अच्छा है बचा हुआ जीवन जो है उसे अच्छा किया जाए। ये हर व्यक्ति की सोच होती है कि मैं इस पिंजड़े में हूँ तो सुरक्षित हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से अगर आज़ाद हो जाऊँ तो मुझे परेशानी हो जाए। आपको किसी भी तरह के बंधन में जीवन जीने के लिए भगवान ने नहीं भेजा है। इन बंधनों से मुक्ति के लिए आपको भगवान ने भेजा है। यदि आपका जीवन नर्क बन चुका है, आपके रिश्ते इतने बिगड़ चुके हैं जिन पर आप बिल्कुल भी कोई भी उम्मीद नहीं है आपकी, तो आपको सबसे अच्छा फैसला आपके लिए यही होगा कि आप अपने जीवन में अकेले रहने का चुनाव कीजिए। अकेले रह करके अपने आप को पहचानिए, अपने जीवन के उद्देश्य को खोजिए और अपना एक अलग लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप एक जगह से दुखी हो करके यदि दूसरी जगह पर फंस जाएंगे तो फिर वही स्थिति आपके लिए होगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर इस पति से हमको दुख मिला है तो हम दूसरे से विवाह कर लेते हैं तो वहां हमको अच्छा लगने लगेगा। ये जब तक आपका मानसिक मतलब जो आपका उत्साह है आपके साथ नहीं है, तब तक आप इस संसार के किसी भी चीज को प्रसन्न नहीं कर सकते। यदि आप अपने आप में प्रसन्नता है, आपके दिल में प्रेम है, तो ही आप दूसरे को प्रेम कर पाओगे। आप ये सोच रहे हो कि मैं तो दुखी हूँ, मेरा जीवन दुखी है और मुझे कोई और व्यक्ति खुश कर लेगा, यह असंभव है। ठीक है, कोई व्यक्ति आपको खुशी तब तक नहीं दे सकता जब तक आप इस संसार को सही तरीके से परिचित नहीं है। यहाँ की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको निरंतर प्रसन्न रख सके। आपके अंदर का उत्साह आपके काम से आएगा। तो आपको पहले अपने जीवन का एक कर्म का चुनाव करना होगा जिससे आपका जीवन उसी में पूरा समर्पित हो जाए। और जब इस तरीके का कोई आप सार्थक कर्म चुनाव करेंगे तो अपने आप आपके दुख धीरे धीरे मिटते जाएंगे। जो ये सामाजिक ताना वाना है ना, इसको आप पहले तो निगलेक्ट करना सीखिए, क्योंकि अक्सर लड़कियों के अंदर यही भाव होती है कि यार उसके पास हस्बैंड है, मेरे पास हस्बैंड नहीं है, तो मैं अकेली हूँ। ये सारे विचार आप निकाल दीजिए। दुनिया में बहुत सारी ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने बिना विवाह किए या बिना पति के बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। ठीक है, और वही लोग इतिहास में अमर भी होती हैं। आप बताइए कौन सा ऐसा वैवाहिक सामान्य स्त्री जो है जिनको इतिहास में लोग याद करते हैं? किसी को नहीं करते ना। तो एक ऐसी स्थिति में जो स्त्री फंसी हुई है उसके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो चाह ले तो पता नहीं वो अपने जीवन को कितने ऊपर उठा के ले जा सकती है। अभी क्या था कि अगर उसको सामान्य प्रेम मिलता रहता तो हो सकता है उसका पूरा जीवन घरेलू काम में ही पूरा समर्पित हो जाता। और लास्ट में आपको भी पता है कि घरेलू कामों की क्या वैल्यू है। अंत में क्या है, आपके पुत्र भी यदि बदल गए, जिन बेटों को आपने पाल पोस के बड़ा किया वो भी बदल गए, तो आपके काम का कोई वैल्यू नहीं निकलता। लेकिन यदि किसी सार्थक काम के लिए आपने जीवन समर्पित किया तो उस कार्य से जो आपको वैल्यू मिलती है ना, जो सामाजिक वैल्यू या लोगों के द्वारा जो आपको सम्मान प्राप्त होता है, वह फिर आपका उत्साह बढ़ा देता है। इसीलिए अपने जीवन के एक सार्थक लक्ष्य का चुनाव कीजिए। और बाकी के जो संबंध हैं वो अगर आपके जीवन में आपको नहीं मिले हैं तो इस पर किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में कहीं ना कहीं आपने कुछ गलतियां की हैं उन्हें चुनते वक्त, इसीलिए आपको उसका परिणाम मिला है। क्योंकि व्यक्ति को उसके कर्म फल का परिणाम यही मिलता है। तो वो जो कर्म फल आपको मिला है, आप अभी अपने कर्म सही कीजिए तो आगे का फल आपका सही हो जाएगा। मिस्टर सून, हमारा तीसरा सवाल ये है, बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, क्या करें? बच्चों को हमेशा बचपन में क्या है ना, खिलौनों में खेलने में या उछल कूद वाली एक्टिविटीज़ में ज़्यादा उसको मज़ा आता है, क्योंकि प्रकृति ने बच्चों को इसी प्रकार से तैयार किया है। समाज भले ही बच्चों को किताबों में घुसेड़ना चाह रहा है, ठीक है ना,
लेकिन कोई भी बच्चा जो जब तक उसकी शारीरिक संरचना बढ़ रही होती है ना, तब तक भगवान ने उसको ऐसा प्लान किया है, प्रकृति ने आप कह सकते हैं, उनको ऐसा प्लान किया हुआ है कि वह उछल कूद एनर्जेटिक वाले कामों में उनको ज़्यादा आकर्षण होगा। बूढ़े होते हुए बूढ़ा जब व्यक्ति होता है तो उसको कहीं भी जाने आने में प्रॉब्लम होती है या उसका उत्साह नहीं रहता। क्यों? क्योंकि अब उसका जो बॉडी है ना वो डिक्लाइनिंग मोड में जा रहा है, घटते हुए क्रम में। लेकिन बच्चे का बॉडी तो बढ़ रहा है ना जी। तो जब किसी जीव की संरचना बढ़ती है तो वो उछल कूद में ही बढ़ेगी, क्योंकि उछल कूद से उसकी एक्टिविटी, उसके हार्मोन्स ज़्यादा डेवलप होंगे तेजी से। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि आपके बच्चे को खेलने में ज़्यादा रुचि रहती है बजाय कि पढ़ने में। जी जी। किन बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आता है? जिनका कोई बचपन से एक इंटरेस्ट हो किसी काम में। सपोज करो किसी बच्चे को रोबोटिक इंजीनियरिंग करना है, अब उसको बचपन से ही आपने रोबोट्स के खिलौने दिए, रोबोट्स से खिलाए, तो हो सकता है वो कल के दिन वो पढ़ाई में घुस जाए। फिर जैसे अब विराट कोहली की आप बात करें तो वो बचपन से ही अपने उस क्रिकेट में घुसा हुआ था। उसको उसके हो सकता है उसके फादर ने फोर्स भी नहीं किया होगा खेलने के लिए, लेकिन उसको खेलने में ज़्यादा रुचि थी। जी। तो ऐसे जब बच्चे किसी एजुकेशन को या कोर्सेज को चुनाव करते हैं तो फिर वो खुद से दिल लगा करके पढ़ते हैं। लेकिन जब हम किसी बच्चे को मजबूर करके ज़बरदस्ती किसी पढ़ाई में ज़बरदस्ती घुसेड़ना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हमारा बच्चा इंजीनियर बने, तो ऐसी स्थिति में फिर बच्चा नहीं पढ़ पाता। जी। बच्चे को पहले जीवन का उद्देश्य समझाइए, और उस उद्देश्य को जब बच्चा समझ जाए तो अपने आप वो अपनी एजुकेशन का चुनाव कर लेगा। जरूरी नहीं है कि बड़े अच्छे कॉलेज से वो इंजीनियरिंग करेगा या यहाँ से वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से उसकी एजुकेशन होगी तो ही उसका जीवन सफल हो सकता है। हो सकता है उसको लेखक बनना हो सकता है उसको लिखने में रुचि हो सकता है उसको म्यूजिशियन बनना हो। अभी समस्या क्या हो रही है ना कि यहाँ लोग ज़्यादातर ये सोच रहे हैं कि केवल एकेडमिक करियर जो है वही ही एक सामाजिक बच्चों के लिए वही चीज़ सबसे अच्छी होती है। जबकि आज जो भी कामयाब हुए हैं ज़्यादातर आपने देखा होगा वह अपनी एक रुचि के अनुसार हुए हैं, उनको उस पर बहुत इंटरेस्ट था। जी। चाहे आप लता मंगेशकर की बात कर लें, सचिन की बात कर लिए, या कोई भी महान व्यक्ति जो अपने अपने फील्ड पर महारत हासिल किए, उन्होंने अपने काम से बहुत प्रेम किया है। जी। तो यदि बच्चे को अपनी शिक्षा से प्रेम होगा तो निश्चित रूप से फिर आपको उसको पढ़ने के लिए मजबूर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप बच्चे को शिक्षा का महत्व नहीं समझा पा रहे हैं तो पहले आप उसको महत्व समझाइए। जी। शिक्षा का महत्व ना समझ पाने के कारण ही बच्चे का पढ़ाई से जो है संपर्क वो टूटता जा रहा है, और एक समय आएगा कि आप कितना भी प्रयास करेंगे वह बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। इसीलिए उसके जीवन को समझने से पहले उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में पैदा तभी हो सकता है जब उसको किसी काम का अर्थ समझाएंगे आप, और उस काम को करने के लिए फिर जो एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, फिर उस एजुकेशन को आप स्टेप बाय स्टेप उसके जीवन में सम्मिलित करते जाएं। पहले उसके जीवन का उद्देश्य तो चुनें कि वो आगे चल के करेगा क्या। जी। जब तक ये पता नहीं है, अभी हो क्या रहा है कि बच्चा हमारा पढ़ रहा है, हम नौकरी करेंगे, किस में नौकरी करेंगे, क्या काम करेंगे, काम से मतलब नहीं है, नौकरी करेंगे, बस पैसा मिल जाएगा, नौकरी करेंगे। ये सबसे बड़ी समस्या है। जी जी। भाई वो काम करेगा, नौकरी तो ठीक है, पैसे भी ठीक हैं, लेकिन उसका कर्म क्या होगा, जब तक ये डिफाइन नहीं हुआ व्यक्ति का, तब तक उसको एजुकेशन में कैसे इंटरेस्ट आएगा। जी जी। इसीलिए पहले उसके कर्म को डिफाइन करना पड़ता है, और ये कैसे होगा, जब तक पिता को खुद अपने कर्मों के बारे में पता नहीं है, पिता ने खुद ऐसे कर्म का चुनाव नहीं किया, तो फिर वो अपने बच्चे को कैसे गाइड कर पाएंगे। तो इसीलिए आज बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे संस्थान हैं जहाँ बच्चों को पढ़ाई तो करवाई जा रही है, लेकिन बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। जी। आप देख रहे होंगे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। वो उसका रीज़न यही है कि बच्चे जो घोड़ों की रेस है ना, उसमें दौड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि उस व्यक्ति ने आईआईएम में एडमिशन लिया है तो मैं भी आईआईएम में जाके पास आउट कर जाऊंगा, तो बस जैसे उसकी वैल्यू वैसे मेरी हो जाएगी। इंसान को ये नहीं समझ में आ रहा है कि केवल धन अर्जित कर लेना ही आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है। कम धन से भी आप जीवन के सारे आनंद प्राप्त कर सकते हैं, और अधिक धन से भी आपका जीवन दुखी हो सकता है। अच्छा। अब दोनों ही रीज़न हैं। आप बहुत सारे एग्जाम्पल तो आपको यहाँ मिल जाएंगे, हालांकि मैं वीडियो में उनका नाम नहीं लेना चाहता जी। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जब तक आप अपने बच्चे को एक सही उद्देश्य तक नहीं पहुँचा सकते, तब तक आप उसके पढ़ाई के लिए आप वह एवरेज ही रहेगा।
यदि आप चाहते हैं कि वह अपने पढ़ाई में महारत हासिल करे तो उसके पहले उस काम को आइडेंटिफाई करवाइए, फिर अपने आप वह धीरे धीरे उसके पीछे चलता जाएगा। मिस्टर सून, हमारा चौथा सवाल ये है, क्या मनुष्य की वैल्यू एआई के आने के बाद खत्म होने वाली है? एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी इसके आने से मनुष्य की वैल्यू तो बिल्कुल खत्म होने वाली है। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य अपने शारीरिक क्षमताओं के अनुरूप अपने आप को काम करने के लिए सोच रहा है, तैयार कर रहा है, उसकी वैल्यू निश्चित ही जीरो हो जाएगी। क्योंकि मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले शारीरिक काम को एआई बहुत कम समय में कर सकता है। जी आप देखिए, पहले गड्ढा खोदने के लिए 10-10 व्यक्ति मजदूरों को आवश्यकता होती थी एक छोटे से गड्ढे के लिए, लेकिन आज एक बुलडोजर से छोटा सा गड्ढा 1 मिनट में पता नहीं कितना बड़ा गड्ढा खोद सकता है वो। तो अब ये कैसे हुआ? टेक्नोलॉजी से। और जब एआई आपकी जगह लेगा तो एआई उससे भी कहीं एडवांस है। मतलब एक अभी तो इंजीनियर को बताना पड़ता है कि यहाँ गड्ढे खोदना है, यहाँ ऐसे करना है, उसे तो बताना भी नहीं पड़ेगा, वो खुद ऑटोमेटिक प्लान करके वो सारे काम करेगा। तो एक मनुष्य की वैल्यू अब कब बढ़ेगी? जब मनुष्य आत्मज्ञान की ओर बढ़ेगा। क्योंकि जब तक मनुष्य अपनी वास्तविक क्षमता नहीं समझेगा, क्योंकि अभी तो मनुष्य भी मशीनों की तरह जी रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को गाली दे दो, वो अगर मजबूत होगा तो आपको रिप्लाई में वो जरूर अटैक करेगा, और यदि कमजोर होगा तो दुखी होकर के चला जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई स्थिति बता सकते हो आप? जी नहीं ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो स्ट्रांग है लेकिन फिर भी उसकी गाली का जवाब वो है मुस्कुरा कर दे दे। नहीं हो सकता। कॉमन मैन तो यही कॉमन मैन तो रीजन क्या है कि ये सारे जो बिहेवियर है ना, एआई ने पूरे कैलकुलेट कर लिए हैं मनुष्य के बिहेवियर। अच्छा। आज की डेट में यदि आप बात करें ना कि आपको आपका दोस्त चाहिए, तो एआई यहाँ तक प्लान कर देगा कि इस व्यक्ति को क्या रिक्वायरमेंट है, किन बातों से ये खुश होता है, उसी प्रकार का आपका हूबहू एक मॉडल तैयार कर देगा, और वो आपके सारे बातों को उसी तरीके से रिप्लाई करेगा जो बातें आपको पसंद है। अच्छा। तो अब आपके दोस्त में और उस एआई में क्या डिफरेंस रह गया? यदि आपका दोस्त हाँ में हाँ मिलाने वाला है तो आपके पास रोबोट भी हाँ में हाँ मिलाने वाला आ जाएगा। कोई अंतर हुआ दोनों का? इसी प्रकार यदि रिश्तों की बात करें तो सारे रिश्ते भी ऐसे ही हैं रोबोट की तरह कि पल में सुख पल में दुख, और ये सारी चीजें आप एआई के माध्यम से कैच करवा के उसके अंदर फीड की जा सकती हैं। अच्छा। क्योंकि जो ह्यूमन बिहेवियर है ना सबका, जब तक ज्ञान नहीं है मनुष्य को, तब तक पूरे जो विश्व है हर जगह के मनुष्य एक ही स्थिति से होंगे। जो भी मनुष्य अपने स्वार्थ से निर्णय ले रहा है, जो अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है, जो अपने शरीर को मुख्य रूप से समझ करके जी रहा है, जो ये सोच रहा है कि मैं ही हूँ, ये बॉडी मैं ही हूँ, तो उन सारे लोगों की साइकोलॉजी एक ही तरह की होगी। ठीक है जी। अब उनकी साइकोलॉजी को एआई ने अच्छे से पकड़ लिया है। जी बिल्कुल। तो एआई आने में पूरे मनुष्यों का जीवन बहुत खतरे में है। तो मिस्टर सून ने एआई में संवेदनाएं भी होंगी क्या? एआई में संवेदनाएं नहीं होंगी, लेकिन वो संवेदनाओं को प्रत्युत्तर कर पाएगा। अच्छा। वो भले अंदर से दुखी ना हो लेकिन रोने का नाटक तो कर ही सकता है। अच्छा। ऊपर से तो दिखेगा ही आपको इमोशनल कि हाँ आपकी बात से वो दुखी हुआ है। और जब ये सारे बिहेवियर वो आपके सामने प्रस्तुत करेगा तो भाई यही तो हो रहा है ना। क्या किसी व्यक्ति का दुख असली होता है क्या? नहीं। अगर सत्य होता दुख तो फिर उसको हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि सत्य तो मिटता नहीं है। जी। भाई वो कैसा सत्य हुआ कि आज तुम दुखी हो, कल तुम हंसने लगे? इसका मतलब वो दुख तुम्हारा झूठा था, क्योंकि सत्य तो कभी नहीं बदलता। सत्य तो अमिट होता है। एक बार जो सत्य है वो सत्य है। अगर आप दुखी हैं तो फिर ये सत्य कभी नहीं बदलना चाहिए। लेकिन आपका सुख, आपका दुख, ये सब नकली हैं, इसीलिए वो पल पल बदल रहे हैं। तो एआई जो है, एआई भी इसी दृष्टिकोण से तैयार किया जा रहा है कि जैसे मनुष्य है उसी के अनुरूप एआई है। लेकिन यदि मनुष्य अपनी वास्तविक क्षमता समझ ले, अपने निर्णय को अपनी बुद्धि से ना लेकर के अपने विवेक से लेना चालू करे। बुद्धि और विवेक में बहुत अंतर होता है। अच्छा। बुद्धि आपको किसी काम को करने के लिए स्किल दे सकती है, ठीक है, लेकिन उस काम को करना है या नहीं करना है इसका चुनाव आपका विवेक करेगा। अच्छा। सपोज करिए आपको गन बनाते आती है, ठीक है, आपकी बुद्धि से आप गन डिजाइन कर सकते हैं जी। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि आप आतंकवादियों के लिए गन डिजाइन कर देंगे। ये तो आपका विवेक है ना कि आप उस गन से क्या रिजल्ट निकलने वाला है। जी। पैसे तो आपको दोनों तरफ मिलेंगे, आर्मी वाले भी आपको पैसे देंगे और आतंकवादी भी आपको पैसे देंगे। अब आप बताइए, आतंकवादी यदि आपको ज्यादा पैसे देंगे तो क्या करोगे आप? यदि आप पैसे को महत्व देते हो तो आप आतंकवादी की तरफ आकर्षित हो जाओगे। जी। उनको आप गन बेच दोगे अपनी,
जी। ठीक है, इसी जगह पर विवेक काम आता है। ये काम एआई नहीं कर पाएगा। ओके। ये काम एआई नहीं कर सकता कि यार यहाँ मुझे पैसा ज्यादा मिल रहा है, फिर भी मानवता के लिए मैं इसको गन नहीं दे सकता। तो उसमें मानवता वाले सिम्टम्स नहीं बिल्कुल नहीं होंगे उसमें, यही तो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आज के मनुष्य में मानवता वाले सिम्टम्स नहीं है। ओके। तो उसी अकॉर्डिंग तो एआई डेवलप हो रहा है ना। हाँ, आज के मानव में होते मानवता वाले सिम्टम, तो एआई भी हम वैसे ही डेवलप करते। एआई को बनाने वाले कौन है? वेस्टर्न कंट्रीज है ज्यादातर। जी हाँ। वेस्टर्न कंट्रीज कहाँ से आपको मानवता का दृष्टिकोण रखते दिखाई देती है? जी। आज तक जिस भी विश्व पर उन्होंने कब्जा किया है, जिस भी देशों पर, उनके साथ आप देखिए कैसा उनका संबंध रहा है। तो ये सारी चीजें भी तो महत्व रखती है ना। तो इसीलिए किसी भी एआई को अपने ऊपर हावी ना होने दिया जाए। उसके लिए हमें पहले से ही मनुष्य को आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ाना होगा। यदि मनुष्य अपने आत्मज्ञान की प्रक्रिया से अपने आप को समझने का प्रयास करें, तो फिर एआई से वह बहुत आगे निकल जाएंगे। फिर एआई उनको दूर दूर तक उनको हार्म नहीं पहुंचा सकेगा। मिस्टर सून, आज के एपिसोड का हमारा आखिरी सवाल है, सही मित्र को हम कैसे पहचाने? अच्छे मित्र का चुनाव आपको कृष्ण की नीति से करना होगा। देखिए, आपका मित्र कृष्ण की तरह होना चाहिए, ना कि कर्ण की तरह। ठीक है, कृष्ण की तरह क्यों? क्योंकि जो मित्र आपके किसी भी गलत कार्य में आपका साथ देने के लिए तैयार है, तो उस वक्त के लिए तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, आपको मित्र ऐसा ही चाहिए। लेकिन जब उसका परिणाम आपको मिलेगा, जब उसका कर्म फल आपको मिलेगा, तो आपका पतन तो होगा ही होगा, साथ में आपके उस दोस्त का भी पतन होने वाला है। इसीलिए अपने मित्र का चुनाव करते वक्त ये ध्यान रखिए कि आपका जो मित्र है उसके हृदय में क्या इस पूरे जगत के लिए प्रेम है। अगर वह व्यक्ति सिर्फ आपको प्रेम करता है तो निश्चित रूप से वह आपके लिए घातक है। क्यों? क्योंकि आज आपका संबंध उससे कनेक्टेड है, तो वह आप पर आकर्षित है, तो आपको पूरा प्यार कर रहा है। कल के दिन उसके जीवन में हो सकता है कोई और आ जाए, तो फिर वो आपको पूरी तरीके से डिलीट कर देगा। अच्छा। हाँ, इसीलिए जो व्यक्ति सबसे प्रेम कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति आपको कभी विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि उसके हृदय में सबके लिए प्रेम है। तो फिर वो आपसे कैसे विरोध करेगा आपका? कैसे आपसे दूरियां बनाएगा? तो आपको कैसे वो गलत सलाह देगा? जो व्यक्ति अपने स्वार्थ से निर्णय लेता है, तो वह व्यक्ति अपने स्वार्थ में निर्णय लेकर के आपको ऐसी ऐसी जगह पर आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेगा, या हाँ में हाँ मिलाएगा जहां उसका स्वार्थ जुड़ा होगा, या जहां आपका स्वार्थ होगा। यहाँ सत्य वाली तो कोई बात नहीं होगी जी। तो इसीलिए आपने देखा होगा दोस्ती में बहुत सारे बच्चों के जीवन बर्बाद हो जाते हैं संगत में। ठीक है, माँ बाप ये चीज नहीं समझ पाते कि यार हमारे बच्चे की ऐसी संगत तो नहीं थी, कैसा हो गया ये। अब बचपन से ही यदि आप अपने बच्चों को ये चीज सिखा रहे हो कि मतलब अपना पैसा, अपना घर, अपने रिश्ते, अगर आप अपने बच्चे को अभी अपना अपना दिखा रहे हो, तो उसको दोस्त भी फिर अपना लगने लगता है। तो फिर वो दोस्त को ज्यादा महत्व देने लगता है, बजाय कि अपने परिवार से भी ज्यादा। जी। इसीलिए सबसे पहले अपने बच्चे में ये गुण डालना चाहिए कि अपना पराया का भाव बिल्कुल हटा देना चाहिए मन से। अपना पराया का भाव यदि आपके मित्र में भी है, तो वह मित्र आपके लिए घातक है। जी। आपका मित्र कृष्ण की तरह होना चाहिए, जो सत्य को प्रेम करे, ट्रुथ को। अगर यहाँ मैं गलत हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि यदि मैं गलत होऊंगा तो मेरा दोस्त मुझे जरूर डांटेगा, मुझे जरूर रोकने का प्रयास करेगा। अगर ये भाव आप अपने दोस्त के प्रति रखते हैं, तब तो आपके लिए सही दोस्त है। लेकिन यदि आप पता है कि आप कुछ भी करें, आपका दोस्त आपको नहीं रोकने वाला, संभालने वाला नहीं है, तो आपको उसके साथ मजा तो जरूर आएगा रहने में, लेकिन आपका जीवन नरक बनते देर नहीं लगेगी। इसीलिए ऐसी संगत आपके लिए छोड़ना ही उचित होगा। जी। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में जितने भी सवाल हमने मिस्टर सूने से पूछे, उन्होंने उसका बहुत ही सहज और सरल तरीके से जवाब दिया। तो दोस्तों, हम आपसे अब विदा लेते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।